नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज अपन जो है वो 701 से लेके ई बुक के 800 तक के क्वेश्चनों का है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। बहुत ही शानदार, हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये जो सीरीज़ अपनी चल रही है उसमें आप सभी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अपन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी की आयु आकलन करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। बताइए भी, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग, फास्फोरस डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या फिर सल्फर डेटिंग। दीजिए जवाब। पृथ्वी की आयु का आकलन करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। यदि अपन बात करें तो कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है वो जीवाश्मों की जो आयु है उसका पता लगाने में किया जाता है। दीजिए जल्दी से जवाब। तो पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि। ठीक है, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, किसी भी तत्व के द्वारा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं या फिर विस्थापन कहते हैं। दीजिए जवाब। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है और ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दीजिए जवाब। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था। आपको पता है कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838 और 39 के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि ये सिद्धांत है वो किसने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने दिया था, स्लेडन और स्वान ने दिया था या फिर रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ठीक है, दीजिए जवाब। तो अपने को पता है कि कोशिका की खोज है वो 1665 के अंदर है वो रॉबर्ट हुक करते हैं। जीवित कोशिका की खोज है वो 1674 के अंदर है वो ल्यूवेनहॉक करते हैं। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लीडन और स्वान के द्वारा। और यदि आपसे पूछा जाए कि नव कोशिका सिद्धांत या कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा स्लीडन और स्वान। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाइड्रोफोबिया रोग है वो किसके कारण होता है। ठीक है, अपने को पता है हाइड्रोफोबिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल भित्ति रोग भी कहते हैं, जल भित्ति रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है यानी तरल से डर या अपन कह सकते हैं जल से डर जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है या कवक के कारण होता है या प्रोटीन के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दीजिए जवाब। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है, चेन्नई के अंदर है, बेंगलोर में है या लखनऊ में है। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दीजिए जल्दी से। तो इसका जवाब हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस विटामिन में है वो कोबाल्ट पाया जाता है। बताइए किस विटामिन के अंदर है वो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B4 या विटामिन B12। दीजिए जवाब। ठीक है, किस विटामिन के अंदर है वो कोबाल्ट पाया जाता है। तो अपने को पता है विटामिन B12 जो होता है इसका नाम होता है साइनोकोबालेमिन। ठीक है, क्या नाम होता है, साइनोकोबालेमिन। और साइनोकोबालेमिन जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी है कि बताइए किस विधि के द्वारा है वो B12 के अंदर कोबाल्ट की खोज की थी। तो आपको वो भी याद रखना है, इस विधि का नाम था सोडियम नाइट्रोजन प्रोसाइड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोजन प्रोसाइड परीक्षण। ठीक है, बाकी आप इतना सीधा सा याद रख लो कि B12 जो होता है उसका नाम होता है साइनोकोबालेमिन और जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर है वो रिपीट हो चुका है। तो आप बताइए, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग है वो दान किया जाता है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को अच्छी तरीके से पता है कि नेत्रदान के अंदर है वो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कॉर्निया। चलिए अगला क्वेश्चन है, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। प्राकृतिक जो रबर होता है उसके संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, या रबर जो होता है वो किसका बहुलक होता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में आता है। नाइलॉन, टेरिलिन, प्लास्टिक या आइसोप्रीन। ठीक है, तो अपने को पता है रबर के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है किसका, आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, गाय का दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है, बताइए। गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला जो होता है वो किसके कारण होता है, किरेटिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन या लाइकोपिन, दीजिए जवाब। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप, किरेटिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपिन। ठीक है, तो अपने को पता है कि किरेटिन जो है, किरेटिन वो क्या होती है कि वो होती है एक प्रोटीन। किरेटिन जो होती है वो एक प्रोटीन होती है, एक रेशेदार प्रोटीन होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जो बाल के अंदर, नाखून के अंदर, या अपन कह सकते हैं खुर के अंदर है वो पाई जाती है। ठीक है, और जानवरों का जो सींग होता है इनके अंदर यह है वो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और गाय के दूध का रंग पीला है वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण होता है। एंथोसाइनिन क्या होता है, एक वर्णक होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिस प्रकार क्लोरोफिल पाया जाता है वैसे ही। ठीक है, लाइकोपिन के कारण है वो अपने को पता है, टमाटर का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरोटीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है, दीजिए जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप जल्दी से जवाब दे दीजिए कि सबसे कठोरतम धातु है वो कौन सी होती है। सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन और प्लेटिनम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ट्यूबलाइट में किस धातु की वाष्प भरी जाती है, दीजिए जवाब। ट्यूबलाइट में किस धातु की वाष्प भरी जाती है, सोडियम की, लेड की, सिल्वर की या मरकरी की। ठीक है, तो अपने को पता है कि ट्यूबलाइट में एक तो भरी जाती है आर्गन, ये तो सबको पता है कि आर्गन गैस है वो ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती है, और एक भरी जाती है मरकरी की वाष्प। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी। मरकरी का प्रतीक क्या होता है, Hg होता है, इसको हम है वो पारा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण है वो दही खट्टा होता है, दीजिए जवाब। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण है वो दही खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, दीजिए जवाब। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण है वो दही खट्टा होता है, तो अपने को पता है दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल। और अपने को पता है एसिटिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, सिरका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल की यदि अपन बात करें तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर, इमली के अंदर पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल है जो कहाँ पाया जाता है, ये चिंटी के डंक के अंदर। ठीक है, चिंटी के डंक के अंदर, कई इसका नाम फार्मिक अम्ल भी है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि चिंटी के अम्ल पर हमने तो फार्मिक अम्ल पढ़ा है, तो फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। और यदि अपन बात करें तो ये पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में भी और नेटल के डंक में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, दीजिए जवाब। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, सोना, चांदी, लोहा और तांबा, जल्दी से जवाब दीजिए। तो अपन जानते हैं मनुष्य द्वारा सबसे पहले काम में ली गई धातु कौन सी थी, तांबा थी, कॉपर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, पीलिया रोग में मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, दीजिए जवाब। पीलिया जो रोग होता है उसके अंदर मनुष्य के अंग का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आमाशय, अग्नाशय, किडनी या यकृत, दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपन जानते हैं पीलिया रोग के अंदर है वो यकृत प्रभावित होता है, इसको है वो अपन सीधी सी बात है, इसको है वो जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई जगह इसका नाम जिगर आ जाता है, तो उसमें भी आपको है वो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर, पोटोमीटर, फेदोमीटर या फिर बैरोमीटर, दीजिए जवाब। ठीक है, अपने को पता है कि जो अल्टीमीटर है इसका उपयोग है वो समुद्र तल से ऊंचाई मापने में किया जाता है।
समुद्र तल से ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर की यदि अपन बात करें तो पादपों के अंदर वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है, वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है वो मापने में पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेदोमीटर। ठीक है। और बैरोमीटर अपन जानते हैं, इसका उपयोग जो है वो वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा फेदोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पनडुब्बी में बाहर की वस्तुओं को देखने में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। पनडुब्बी के अंदर समुद्र तल से बाहर की वस्तुओं को देखने में है वो किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश तंतु का, कैलिडोस्कोप का, पेरिस्कोप का या फिर दूरदर्शी का? ठीक है, तो अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्कोप। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पेरिस्कोप है वो किस प्रकार से घटना पर कार्य करता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, पेरिस्कोप जो है वो परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ठीक है, अपने को पता है NH2CONH2 ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है, जिनको याद नहीं है वो रट लेना, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब आप जल्दी से बताइए कि इसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46। आप रट लेना जिनको याद नहीं है, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? दीजिए जवाब। प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, एथेनॉल अम्ल या फिर एल्कोहल या फिर यूरिया या फिर साबुन? दीजिए जवाब। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया वो कार्बनिक यौगिक था जिसे सबसे पहले ही प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रोटीन किसके अच्छे स्रोत होते हैं? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो। प्रोटीन है वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? अनाज, वनस्पति, दाल, हरी सब्जी? ठीक है, तो अपने को पता है कि प्रोटीन है वो सबसे अच्छा स्रोत होते हैं दाल के। ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होते हैं? दालें होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? बताइए भी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है वो किसने किया था? अपने को पता है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग है वो अपन विभव को बदलने में किया जाता है। तो अपन बताइए, आप मुझे वोल्टता को चेंज करने में किया जाता है, तो आप मुझे बताइए कि इसका आविष्कार किसने किया था? लैंड रिकॉर्ड ने किया था, माइकल फेराडे ने किया था, साइमन ने किया था या डब्ल्यू साकले ने किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यू साकले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हवा में ध्वनि की गति किससे प्रभावित होती है? बताइए। हवा में है वो ध्वनि की गति है वो किससे प्रभावित होती है? तापमान से, नमी से, हवा की दिशा से या फिर उपयुक्त सभी से? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो तापमान, नमी और हवा की दिशा तीनों से क्या होती है? प्रभावित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कांसा जो होता है वो एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो अब आप जल्दी से बताइए कि इसका ये जो बनता है तो किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? ठीक है, तांबा और जिंक से बनता है, तांबा और टिन से बनता है, तांबा और लोहा से बनता है या तांबा और चांदी से बनता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर और टिन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर Cu+Sn। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉपर और टिन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? बताइए भी। कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है? ठीक है, तो अपने को पता है कि टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। और टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन वो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लाइसोजाइम जो होता है वो लार के अंदर जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करने वाला एंजाइम होता है। और पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और म्यूसिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। परमाणु भट्टी के अंदर मंदक के रूप में है वो किसका उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। परमाणु भट्टी के अंदर मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बोरॉन, कैडमियम और ग्रेफाइट या हीरा? ठीक है, दीजिए जवाब। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में है वो किसका उपयोग किया जाता है?
ठीक है। आगे यदि अपन बात करें तो आप कहोगे कि बोरोन और कैडमियम जो है वो परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें बनती है, ठीक है। नियंत्रक जो छड़ें होती है वो किसकी बनती है, बोरोन और कैडमियम की, ठीक है। आगे यदि अपन बात करें तो ग्रेफाइट और भारी जल जो होता है उसका उपयोग किया जाता है किसके रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका सी जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, दीजिए जवाब। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, थाइमस, एड्रिनल, थायराइड या फिर अग्नाशय। ऐसी ग्रंथि जो संकट के समय अपन कह सकते हैं हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है, उसको आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल, ठीक है। और अपने को पता है एड्रिनलिन ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है, जिसे संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, जिसे करो या मरो हार्मोन कहते हैं, जिसे 3F हार्मोन कहते हैं। 3F का मतलब होता है फ्लाइट यानी भाग जाओ, या फाइट या लड़ो, या फिर फियर यानी या फिर डरो, ठीक है। तो इसको 3F ग्रंथि भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन है वो 701 से लेके 800 तक क्वेश्चनों के बीच के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि सर आप भाई कुछ क्वेश्चन है वो आप इजी करवाने लगे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे हो इससे आपको है वो क्वेश्चन ईजी लगने लगे हैं, न कि क्वेश्चन मैं ईजी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से है वो तैयारी करते रहो। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अपनी जो ई बुक पर आधारित है ये कुल 31 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज चल रही, 31 जो टेस्ट सीरीज चलेगी, उनको जो विद्यार्थी यदि लगातार कंटिन्यू करता रहेगा उसका एकदम बहुत ही अच्छा है वो साइंस के अंदर है वो सुधार 1 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। तो और भी विद्यार्थी जो अभी नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप है वो जोड़ लीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आपको है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, न कि लाइव चैट के अंदर बताना है। कल कुछ विद्यार्थियों ने है वो लाइव चैट के अंदर जवाब दे दिया था, कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा था। तो आज सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। और किस प्रकार से इस क्लास में सुधार किया जा रहा है, इस प्रकार की कोई भी आपकी राय हो तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिखनी है, ठीक है। और एक बार सभी को है वो वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।